हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का। और आज के वीडियो लेक्चर है क्लास 12th वालों के लिए, जिसमें हम लोग सॉल्यूशन के नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। जो लास्ट पार्ट अपना आया था वो न्यूमेरिकल के ऊपर था, तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल हो गए थे, कुछ न्यूमेरिकल रह गए। न्यूमेरिकल तो बहुत हैं, उसमें से कुछ न्यूमेरिकल मैं सोचूंगा आज भी करा दूं, और उसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे आपका न्यूमेरिकल आ रहा है। क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो भाई, सेमी नॉर्मल का मतलब पहले समझ लो। सेमी नॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मेलिटी दे रखी है, और सेमी का मतलब हो गया 1/2। नॉर्मेलिटी कितना दे रखा है? 1/2। तो आप फार्मूला लगाओ। नॉर्मेलिटी का फार्मूला आप क्या जानते हो? नॉर्मेलिटी का फार्मूला आप सिंपल से जानते हो। सबसे पहले सॉल्यूशन लगाओ, सॉल्यूशन में लिखो रिक्वायर्ड फार्मूला। देखो क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है? मास पूछा है किसका? H2SO4 का। ठीक है, और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसके थ्रू आप क्या करते हैं? नॉर्मेलिटी का फार्मूला आप लगाइए। नॉर्मेलिटी इज इक्वल होता है W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V। ठीक है, सारे सिंबल का मतलब बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कई बार इसके फॉर्मूले देख चुके हैं, और जो नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो में जाकर देखें, जहां इन सब फॉर्मूले के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो देखो भाई, नॉर्मेलिटी इज इक्वल W इंटू 1000 बाई E इंटू V। W क्या है भाई? रेट ऑफ सोल्यूट है। 1000 तब जानते लीटर में कन्वर्ट किया है वॉल्यूम को, और ये क्या है? इक्विवेलेंट मास है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? H2SO4 कितना दे रखा है भाई? वॉल्यूम दे रखा है। सबसे पहले वॉल्यूम लिख लो, कितना दे रखा है? 250 सेंटीमीटर क्यूब। आसान क्वेश्चन है, और इसमें आपको W पूछ रहा है, नॉर्मेलिटी दे रखा है 1/2, और भाई साहब क्या दे रखा है इसमें आपको E निकालना है। H2SO4 है, तो भाई E निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एसिड के लिए क्या चेक करेंगे? बेसिसिटी। तो H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, ये मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। आप लिख सकते हैं यहाँ पर 98/2। ये क्या आ गया? E की वैल्यू आ गई। अपने पास भाई सारा डाटा है, इसके अंदर पुट कर दो। अगर यहाँ से W के लिए फार्मूला बनाएंगे तो W के लिए फार्मूला हो जाएगा NeV/1000। NeV/1000 सारा सिस्टम इधर चला आया और ये नीचे चला आया। तो W का फार्मूला हो गया नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000। चलो रखते हैं भाई, W इज इक्वल, N की वैल्यू रख देंगे 1/2 इंटू E की वैल्यू रख देंगे 98/2 इंटू V की वैल्यू रख देंगे 250 सेंटीमीटर क्यूब है। जैसे ही 1000 नीचे जाएगा तो अपना कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 4 जाए 2 9 जाए 49, और इधर डिवाइड करेंगे इसको तो नीचे आ जाएगा W इज इक्वल, ऊपर हो जाएगा 49 इंटू 25/100 इंटू 2, तो 25 बन जाए 25 4 जा 100। ठीक है, तो टोटल यहाँ से W इज इक्वल हो जाएगा 49/8। 49/8 इसका आंसर हमने लिख रखा है। इसका आंसर आएगा 6.125। डिवाइडेड कितना आएगा? 6.125 ग्राम। चलिए ये आंसर हो गया। कॉपी करिए, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए आप लोग। आ रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? A solution is prepared by dissolving 0.63 gram of oxalic acid in 100 centimeter cube of water. Find the normality of the solution. Normality of the solution पूछ रहा है। तो देखो भाई, क्वेश्चन करते समय सबसे पहले अपना क्या लिख लो? रिक्वायर्ड फार्मूला लिख लो। जो आपको फार्मूला जिसमें तो क्वेश्चन नॉर्मेलिटी की बात किया, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल क्या होता है? अभी हम लोगों ने बात किया नॉर्मेलिटी इज इक्वल, अभी हम लोग बात क्या कर रहे थे? W इंटू 1000, और नीचे क्या आता भाई? E इंटू V। ठीक है, सारे सिंबल का मतलब हम लोग जानते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी पूछा होगा। क्या पूछा होगा? नॉर्मेलिटी पूछा है। क्या क्या दे रखा है? और सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। 0.63 ग्राम W दे रखा है, 0.63 ग्राम। ठीक है, ये दे रखा है। और अपने को ऑक्सैलिक एसिड कितने में? 100 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दे रखा है भाई 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है। ठीक है, नॉर्मेलिटी पता करना है भाई। तो देखो यहाँ पर जब भी हम लोग सॉल्यूशन में यूज करेंगे, तो जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड होगा वो कैसा होगा? हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड होगा।
कैसा होगा, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड होगा। देखो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड को हम लोग लिखते हैं COOH का होल ट्वाइस डॉट 2STO इज द हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का जो मोलर मास होता है, इसका जो मोलर मास होता है, इसका मोलर मास आप याद रख लो 126 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, चलिए W हो गया, वॉल्यूम आ गया, इसका मोलर मास आ गया। अब क्या करते हैं, ये एसिड है तो इसका बेसिसिटी देखो, बेसिसिटी जो इसका होगा, इसका बेसिसिटी होता है 2, कितना होता है 2, बेसिसिटी मिल गया। ये हमको E की वैल्यू निकालना है। E की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, मोलर मास 126/2, दिस इज द E की वैल्यू। ये E आ गया, V आ गया, सारा डाटा उठा करके इसमें क्या करो, पुट कर दो। देखो भाई जब सारा वैल्यू भरेंगे तो n इज इक्वल हो जाएगा, W की वैल्यू कितना है 0.63, डायरेक्ट रखो। ठीक है, 1000 अपॉन में E की वैल्यू 126/2। अच्छा 126/2 को डिवाइड दे दो, 2 6 12, 2 3 6, दैट इज 63। यहाँ रखो 63 इनटू वॉल्यूम की बात कितना है 100 सेंटीमीटर की बात 1000 तो लीटर में चला गया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, एक यहाँ मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 6.3/63 डिवाइड दोगे तो 0.1 n, दिस इज द आंसर। इसको कॉपी करिए जल्दी से। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन है, आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, आप वहां से सॉल्व कर लीजिए ढेर सारे क्वेश्चन, कॉपी करिए इसे। अब बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है सॉल्युबिलिटी। इस टॉपिक का नाम क्या है भाई, सॉल्युबिलिटी। चलिए ग्रीन लगाते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देखो भाई, सॉल्युबिलिटी का मतलब पहले क्या है जानते हैं। हिंदी में देखो सॉल्युबिलिटी को बोलते हैं विलेयता, तो ये भी जान लीजिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विलेयता। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी आपका सब्सटेंस है, जो भी आपका सॉल्यूट है, वो दिए गए सॉल्वेंट में कितने अमाउंट में डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वही क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। समझो सॉल्युबिलिटी आपकी मदद क्या करता है। सपोज मान लो आपके पास 2 कंटेनर, इसके अंदर वाटर है और एक कंटेनर हमने और ले लिया, इसके अंदर उतने अमाउंट में वाटर है। ठीक है, हमने क्या किया, सोल्यूट को चेंज किया। यहां पर हमारा सोल्यूट क्या है, शुगर है, और यहां पर हमारा सोल्यूट क्या है, सॉल्ट है। ठीक, और उतने अमाउंट में दोनों ले लिए थे। ठीक है, और आपको बोलेगा इसको डिसॉल्व करिए, तो आप क्या करोगे, आप इसमें से चेक करके बताओगे कि जो जल्दी सॉल्यूशन बना लेगा, आप बोलेंगे भाई उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। जो जितना जल्दी सॉल्यूशन बना लेगा उसकी सॉल्युबिलिटी उसमें उतना ही ज्यादा है। अगर नमक जल्दी पानी में घुल गया इसके अकॉर्डिंग, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। या ये जल्दी डिसॉल्व हो गया इसके अकॉर्डिंग, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज डिसॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर नोन एज सॉल्युबिलिटी। लिख देते हैं डेफिनेशन यहाँ पे, द मैक्सिमम amount of solute is dissolved at in given solvent at specified temperature known as solubility, सिंपल सी बात है। सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्या हो गया, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर नोन एज सॉल्युबिलिटी। हिंदी में बोलते हैं विलेयता। आपको एग्जांपल से भी समझ में आ गया और इसका डेफिनेशन भी आपको मिल गया। अब बात आती है सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो सर, जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी जो किसी भी सब्सटेंस की होगी वो डिपेंड करेगा पहला तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि हमारा सॉल्वेंट क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर डिपेंड करेगा।
दूसरा सर डिपेंड करेगा ये नेचर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा सर। तीसरी बात ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। चौथी बात ये डिपेंड करेगा आपका प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो मतलब सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है? अब इन चारों फैक्टर का हम किस टाइप ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डील करेंगे तो वो बता दे रहा हूं। हम लोग चेक करेंगे सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड पे। ठीक है, क्योंकि अपने क्लास 12th में जो भी चैप्टर अपने पढ़ना सॉल्यूशन वो लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। तो सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा आपने को पढ़ना है गैस इन लिक्विड। इन 2 टाइप के सॉल्यूशन के ऊपर अपने को ये चारों फैक्टर बारी बारी से चेक करना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉलिड इन लिक्विड। नोट करिए इसे। सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड की। और देखते हैं, रीड लगा लीजिएगा सॉलिड इन लिक्विड। देखो ये टर्म क्या होगा, एज ए यूनिट समझिए। इसके अंदर बहुत ढेर सारे डेफिनेशन आएंगे, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। सॉलिड इन लिक्विड को पढ़ने से पहले आप दिमाग में एग्जांपल कॉमन लेकर चलो कि हम किस टाइप के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आपको उसी टाइप के एग्जांपल ढेर सारे सोचने पड़ेंगे। मान लो ये आपके पास वाटर है और वाटर क्या है, इन लिक्विड फॉर्म में है और ये काम कर रहा है एज ए सॉल्वेंट। और इसके अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं मान लो शुगर। शुगर किसके फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। और ये किसकी तरह काम कर रहा है? एज अ सॉल्यूट काम कर रहा है। इस तरीके से एग्जांपल वाले को हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे। ठीक, तो आइए भाई बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड की। तो पहली बात समझ लो कि जब भी आप किसी सॉल्वेंट में सॉलिड ऐड करोगे और जब उसमें वो सॉल्यूट डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देगा तो कंसंट्रेशन जो होगा सॉल्यूशन का वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप किसी सॉल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखो बात क्या है, क्या हर टाइप का सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है? ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, ध्यान समझना। मेरे पास एक कंटेनर है, कुछ और कंटेनर भी लेता हूं। मेरे पास दूसरा कंटेनर है, तीसरा कंटेनर है, ये कंटेनर। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्या इसके अंदर और डील करना है। इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर भी वाटर है, इसके अंदर भी वाटर है। अब देखो भाई इसमें हमने क्या किया, ये तो लिक्विड है, वाटर किसकी फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में है। हमने इसके अंदर ऐड किया सबसे पहले शुगर, जो कि किसके फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। हमने इसके अंदर ऐड किया सॉल्ट, जो किसके फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। हमने इसके अंदर ऐड किया नेपथलीन, नेपथलीन। हमने इसके अंदर ऐड किया एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। हमने यहां पर चेंज कर दिया, इसमें भी वाटर ही है। हमने यहां पर क्या किया? सॉल्वेंट को चेंज कर दिया। यहां पर हमारा सॉल्वेंट हो गया बेंजीन, यहां पर हमने सॉल्वेंट ले लिया बेंजीन। अब इसके अंदर हमने क्या किया? इसके अंदर हमने नेपथलीन, नेपथलीन का यूज कर लिया, नेपथलीन। और एक और कंटेनर लिया, इसके अंदर भी हमने बेंजीन ही लिया। बेंजीन किसके फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में है और एज ए सॉल्यूट काम कर रहा है, एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है। ठीक, इसके अंदर भी हमने ले लिया बेंजीन। और इसके अंदर हमने डिसॉल्व किसको किया? इसके अंदर हमने डिसॉल्व किया एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। ठीक, अब आप देखो ध्यान से, यहां पर जब शुगर इस वाटर के अंदर गया, शुगर और वाटर मिल करके सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन बन गया। ठीक, पहला। दूसरा देखो, जब सॉल्ट इस वाटर के अंदर गया तो ये भी क्या होगा? सॉल्यूशन बन गया। ठीक, दूसरा। तीसरा देखिए, जब नेपथलीन इस वाटर के अंदर गया है तो ये भी सॉलिड और ये लिक्विड। जब ये नेपथलीन इसके अंदर गया तो यहां से सॉल्यूशन नहीं बना, ये सॉल्यूशन
नहीं बना। तीसरा एग्जांपल देखिए, ये सॉल्यूशन नहीं बना। इधर जब एंथ्रासिन इस वाटर के अंदर गया तो यहां से भी एंथ्रासिन जब वाटर में ऐड हुआ तो ये भी सॉल्यूशन नहीं बना, ये भी सॉल्यूशन अपना नहीं बना। इसका मतलब ये इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ, एंथ्रासिन वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ। ये अपने पास है बेंजीन, और जब बेंजीन में नेपथलीन गया तो ये इसके अंदर डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन बना लिया, ये सॉल्यूशन बन गया। फिफ्थ एग्जांपल सॉल्यूशन बना रहे हैं। सिक्स एग्जांपल में देखिए आप, ये भी क्या है, बेंजीन है, और जब बेंजीन के अंदर एंथ्रासिन गया ये क्या किया, ये भी सॉल्यूशन बना, ये भी सॉल्यूशन। तो आप देखो ध्यान से, सॉलिड इन लिक्विड, 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 सॉलिड इन लिक्विड। तो क्वेश्चन क्या था, क्या हर टाइप को सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है? तो ऐसा नहीं है, हर टाइप का सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। आप देख सकते हो कि शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ, सॉल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ, नेपथलीन वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ, जबकि ये नेपथलीन बेंजीन के अंदर डिसॉल्व हो गया। तो देखो एक बात याद रखना, जब भी किसी की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है कि वो सॉल्युबल है कि नहीं है, याद रखना solute dissolve in given solvent when both have any similar intermolecular इंटरमॉलिक्यूलर बिहेवियर। याद रखिएगा, जब भी आपको कोई सॉल्यूट है वो तभी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है जब उनके बीच में कोई ना कोई एक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिहेवियर सेम होना चाहिए। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिहेवियर तो उनके अंदर सेम होगा तो वो सॉल्यूशन बनाएगा, और नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। अब ध्यान से आप समझो, शुगर और वाटर इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या है, सिमिलर है। क्या है इनके बीच में, सिमिलर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है पानी के अंदर और ये इससे आसानी से इंटरेक्शन कर लेता है, इसलिए सॉल्यूशन बना देता है। सॉल्ट और वाटर में भी सिमिलरिटी है, अभी मैं बताऊं कैसे। इसमें और इसमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सिमिलर न होने के कारण ये सॉल्यूशन नहीं बना पाया। यहां पर भी सेम वही केस, कोई इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन न होने के कारण ये सॉल्यूशन नहीं बना। यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होने के कारण सॉल्यूशन बना, और यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होने के कारण सॉल्यूशन बना। तो देखो भाई, यहां से कुछ बातें पता चली क्या, कि कौन कौन से केस में सॉल्यूशन बनेगा। पहली बात ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कौन कौन से केस में सॉल्यूशन बनेगा। देखो भाई कौन कौन से केस है। पहला केस देखो भाई, पोलर सॉल्वेंट प्लस पोलर सोल्यूट गिव्स सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बनाएगा, पहला केस। दूसरा केस देखो सर, दूसरा केस नॉन पोलर सॉल्वेंट प्लस नॉन पोलर सोल्यूट सॉल्यूशन बनाएगा सर, ठीक है। तीसरा देखो सर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्लस ऑर्गेनिक सोल्यूट सॉल्यूशन बना सकता है, ठीक। फोर्थ केस देखो सर, पोलर हो गया, नॉन पोलर हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक सोल्यूट, वही हो गया इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्लस इनऑर्गेनिक सोल्यूट सॉल्यूशन बना सकता है। देखो भाई, हो सकता है कुछ सॉल्यूशन ना बनाए, लेकिन जो सॉल्यूशन बनाने के कंडीशन में होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर पोलर सॉल्वेंट पोलर सोल्यूट आपस में हो रहे मिक्सअप तो वो सॉल्यूशन बना सकते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट आपस में मिक्सअप हो रहे तो वो सॉल्यूशन बना सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सोल्यूट में मिक्सअप हो रहे तो वो सॉल्यूशन बना सकते हैं।
इस तरह इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट का मिक्सअप हो रहा है तो वो सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें इन सारे टर्म के लिए एक विशेष लाइन लिखी हुई है। वो लाइन क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइट, लाइक डिसॉल्व। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन वहां लिखी हुई है, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब समझो कि समान को अपने अंदर क्या करता है? घोलता है, मतलब एक जैसे को अपने अंदर डिसॉल्व होने देता है। अब आप एग्जांपल पे आ रहे हो, देखो इन दोनों में क्या था? इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सेंटर में होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सेम देखा गया, इसलिए सॉल्यूशन बनाया। यहाँ देखो सॉल्ट क्या है? इनऑर्गेनिक, और ये भी क्या है? इनऑर्गेनिक, इसलिए यहाँ पर सॉल्यूशन बना। यहाँ देखो भाई ये क्या? ऑर्गेनिक और ये क्या? इनऑर्गेनिक, सॉल्यूशन नहीं बना। यहाँ देखो क्या है भाई? एंथ्रासिन, ऑर्गेनिक और ये क्या? इनऑर्गेनिक, सॉल्यूशन नहीं बना। यहाँ ये क्या है? ऑर्गेनिक और ये भी क्या है? ऑर्गेनिक, सॉल्यूशन बना। ये भी ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक, सॉल्यूशन बना। ये तो हो गया केस, क्या सारे सॉलिड लिक्विड डिसॉल्व होते हैं? तो मैंने बोला नहीं, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं भी डिसॉल्व हो सकते और कुछ डिसॉल्व हो सकते। डिसॉल्व होने का यही कंडीशन है कि उनके बीच में कोई ना कोई एक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सेम होना चाहिए। चलिए इसको नोट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसी टर्म के अंदर हम लोग बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, जो कभी कभी एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। इसी यूनिट के अंदर, इसी टर्म के अंदर है, जो आपका एग्जांपल है लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड में, उसी में आपको पढ़ना है। टॉपिक का नाम इसी के अंदर डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान समझिएगा, ये दोनों टर्म्स सेम साथ में चलते हैं, ठीक है? इन दोनों के बिना सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है? देखो आप जानते क्या हो कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो वो बना क्या देता है? सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्यूशन। ये जो इसका स्टेट, इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अभी डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब आता है? जब नंबर ऑफ डिसोल्यूशन एंड नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम नंबर में हो जाते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? कोई डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, और वहां पर हमारा क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। ध्यान समझिए, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में दो कंपोनेंट, एक लिक्विड के फॉर्म में और एक सॉलिड के फॉर्म में। मान लेते हैं जो लिक्विड है वो मिलकर बना हुआ है ए कंपोनेंट से, मिलकर बना हुआ है ए कंपोनेंट से लिक्विड, और जो इसमें मैं सॉलिड ऐड कर रहा हूं, सॉलिड, वो मिलकर बना हुआ है बी कंपोनेंट से, ठीक है? तो भाई आप इसके अंदर देखो ढेर सारे ए कंपोनेंट होंगे, इसी तरीके से इसके अंदर क्या होंगे? ढेर सारे बी कंपोनेंट होंगे। तो हो गया क्या? अब इस ढेर सारे ए कंपोनेंट में जब बी कंपोनेंट गए होंगे तो ए और बी आपस में क्या हुए? इंटरेक्ट हुए होंगे। जब ए और बी आपस में इंटरेक्ट हुए होंगे तो ये आपस में इंटरेक्ट होकर क्या हो गए होंगे? डिसॉल्व हो गए होंगे। तो जब ए और बी का इंटरेक्शन होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, ठीक है? जब डिफरेंट टाइप के पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट होकर डिसॉल्व हो जाएंगे, तो दैट प्रोसेस इज डिसोल्यूशन। क्लियर है? अब बात क्या हो रहा है कि जरूरी नहीं कि बी सीधे जाकर ए से मिलेगा, बी खुद के पार्टिकल से भी टकराएगा। जब वो खुद के पार्टिकल से टकराएगा तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएगा। क्रिस्टल के फॉर्म में क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएगा, और इसी सेपरेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जब बी से इंटरेक्ट होता है तो वो क्या होता है? क्रिस्टल के फॉर्म में टकरा करके सेपरेट हो जाता है, तो दैट प्रोसेस इज क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर हुई बात? दोनों टर्म का मतलब जान गए, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। आपसे कभी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि भाई अगर आप दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन बना कर रखे हो तो दो कंपोनेंट में जरूरी नहीं कि वो कंपोनेंट खुद के पार्टिकल से न टकराए, खुद के पार्टिकल से भी टकराएगा और अदर पार्टिकल से भी टकराएगा। जब अदर से टकराएगा तो वो सॉल्यूशन बना देगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तो दैट प्रोसेस इज डिसोल्यूशन। लेकिन जब वो खुद के पार्टिकल से टकराएगा तो वो और छोटे क्रिस्टल फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, तो दैट प्रोसेस इज क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा,
सॉल्यूशन बनने का जो केस है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया जहां पर ए और बी के टकराने के जो नंबर है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है, वो इक्वल हो जाए बी से बी के नंबर ऑफ पार्टिकल टकराने की पॉसिबिलिटी। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम और वहां पर हमारा सॉल्यूशन बनता है। क्लियर हुई बात? चलिए अब बात करेंगे हम इसमें थोड़े से नेक्स्ट टॉपिक की, और वो नेक्स्ट टॉपिक अपना है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हेडिंग लगाते हैं छोटा सा। इसी टर्म के अंदर नेक्स्ट जो डेफिनेशन पढ़ना अपने को वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं ये टर्म, सबको पता भी होगा, फिर भी बेसिक से रिवाइज कर लेते हैं। देखो सैचुरेटेड का हिंदी में होता है संतृप्त। संतृप्त मतलब होता है जो एकदम स्टेबल हो गया, और अनसैचुरेटेड मतलब होता है कि जो अभी अनस्टेबल हो, जिसकी स्टेबिलिटी आनी बाकी हो। आपके पास आप घर में क्या होते हैं, शिकंजी बनाते होगे, नींबू पानी या चीनी पानी का एक घोल बनाते होगे। जब आप वाटर के अंदर शुगर को मान लो ऐड कर, शुगर को ऐड कर रहे हो, जब आप शुगर को ऐड करते हो तो ऐड करते समय जब आप उसको सेक करना शुरू कर देते हो तो क्या होता है, कुछ समय बाद कुछ छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं शुगर के वो नीचे बैठ जाते हैं, वो डिसॉल्व नहीं होते। मतलब अगर आप इसमें और एक्स्ट्रा शुगर ऐड करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दोज इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसमें हम और अधिक सोल्यूट को ऐड या और अधिक सोल्यूट को डिसॉल्व न कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है भाई, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है आपके पास जो भी सॉल्वेंट है उसमें आप क्या कर रहे हो, सोल्यूट ऐड कर रहे हो, और सोल्यूट ऐड करने के बाद वो सोल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व होता जा रहा है, मतलब ऐसे पार्टिकल उसमें अभी नहीं बच रहे हैं। इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है आपका, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन इन विच मोर नंबर ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसमें आप और अधिक सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए अब बात करेंगे हम इसी लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड के टर्म में हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फिर डालते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।